ब्रांच्ड। इसका मतलब लिपिड कैसा हो गया? ब्रांच्ड है। क्यों ब्रांच्ड है भाई? क्योंकि उसका कार्बन चेन ब्रांच्ड है। और खास बात यह है कि यहां पर ईथर जुड़ा हुआ है, ईथर बॉन्ड है, ईथर बॉन्ड प्रेजेंट। इस तरह का सेल मेम्ब्रेन का होने से इसको स्टेबिलिटी मिलता है, गिव्स स्टेबिलिटी इन हाई टेम्परेचर, एक्सट्रीम पीएच। यानी हाई टेम्परेचर में और एक्सट्रीम पीएच में सेल मेम्ब्रेन से इसको स्टेबिलिटी मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है, गिव्स स्टेबिलिटी, ये सेल मेम्ब्रेन होने से। तो सेल मेम्ब्रेन में भी डिफरेंस है भाई। बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन है और आर्की बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन है, दोनों में फर्क है। जो फर्क है वो सामने है। इसका बाद चलते हैं। रेस्पिरेशन यानी जो गैसियस एक्सचेंज है वो कई तरह का हो सकता है, जैसे ऑब्लिगेट एनएरोब भी हो सकता है। ऑब्लिगेट एनएरोब मतलब हुआ ऑक्सीजन का प्रेजेंस में नहीं रहेगा, डाइज इन O2। ऑक्सीजन दोगे तो मर जाएगा। एनएरोब है वो, कुछ जो है फैकल्टेटिव एनएरोब है। फैकल्टेटिव एनएरोब का क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ बेसिकली एरोबिक है, बेसिकली एरोबिक है, बट कैन सर्वाइव इन एब्सेंस ऑफ O2। कुछ ऐसे भी है, कुछ ऐसे भी है, और कुछ एरोबिक भी है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही रहते हैं। तो कई तरह का रेस्पिरेशन है, उसके बारे में भी आपको डीएनए कॉम्प्लेक्स विथ प्रोटीन होमोलोगस टू हिस्टोन। अरे बिना काम का माइक खोलने का क्या जरूरत पड़ जाता है यार, भूखा जैसा काम करता है। अगर आपके बैकग्राउंड में शोर हो भी रहा हो तो माइक को ऑन करने की क्या जरूरत पड़ जाती है? दूसरों को बताना है कि मेरे यहाँ शोर हो रहा है, बहुत अच्छी बात हो रही है। इलॉजिकल, पुअर लॉजिक। रेस्पिरेशन बताया हूं, डीएनए का हाल समझाया हूं, और देखो ध्यान से एक और खासियत है, इसका जो राइबोसोम है ना, वो एंटीबायोटिक इनसेंसिटिव है, इनसेंसिटिव। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जिन एंटीबायोटिक की सहायता से हम बैक्टीरिया को मार देते हैं, वो एंटीबायोटिक प्रोटीन का सिंथेसिस को ब्लॉक कर देते हैं। इसका राइबोसोम को कोई फर्क ना पड़ता उन एंटीबायोटिक से, क्योंकि वो राइबोसोम जैसे यूकैरियोट का सेल को अनअफेक्टेड छोड़ देते हैं, वैसे ही इस सेल को भी अनअफेक्टेड छोड़ते हैं। आर्की बैक्टीरिया को भी कोई फर्क ना पड़ता इन एंटीबायोटिक से। जैसे हमारा सेल थोड़ी ना मर जाता है, बैक्टीरिया का सेल मर। मैं अगर एंटीबायोटिक खाता हूं तो किसका सेल मरेगा? मेरा सेल थोड़ी मरेगा, बैक्टीरिया का सेल मरेगा, क्योंकि
राइबोसोम जो बैक्टीरिया का है, यहाँ पर लिखिए राइबोसोम एंटीबायोटिक इनसेंसिटिव, ठीक है, राइबोसोम एंटीबायोटिक इनसेंसिटिव। उसके बाद लिखिए सर छाप है, छाप लिया, कीजिएगा यहाँ बता सकते छाप रहे हैं। राइबोसोम एंटीबायोटिक इनसेंसिटिव है। और उसके बाद एक और चीज का ध्यान रखना है, some genes in DNA are split। ये अभी समझ नहीं पाएंगे शायद आप। some genes in DNA are split, मतलब कुछ जीन स्प्लिट है। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लिख रहा हूं मैं, स्प्लिट जीन इज टिपिकल यूकैरियोटिक फीचर। जीन का एक प्रॉपर्टी अभी मान लीजिए आप, स्प्लिट जीन समझने की कोशिश मत, आप यह समझ लीजिए कि यूकैरियोट के जीन में एक खास गुण है स्प्लिट होने का। ऐसा जो स्प्लिट जीन है वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट में पाया जाता है। लेकिन देखा यह गया कि यहाँ पर कुछ साइनोबैक्टीरिया, कुछ आर्की बैक्टीरिया का जीन भी, सारा नहीं, कुछ स्प्लिट है। तो सम जीन्स इन डीएनए आर, ठीक है। तो स्प्लिट जीन इज टिपिकली यूकैरियोटिक फीचर है, लेकिन यहाँ पर पाया जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब अगर ध्यान से देखोगे तो ये एक फीचर है, ये एक फीचर है और ये एक फीचर है। इन फीचर को देखने से लगता है कि इनका कुछ प्रॉपर्टी यूकैरियोट की तरफ का है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन इनका टिपिकल प्रोकैरियोटिक है। तो आर्की बैक्टीरिया इसीलिए अपने आप में, आर्की बैक्टीरिया क्या है? अपने आप में सर राइबोसोम 80 होता है क्या? 7, अरे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो 80s कहां से पैदा कर दोगे? ये कोई सवाल था? तो खराब सवाल। जब ऑर्गेनाइजेशन टिपिकल प्रोकैरियोटिक है तो सामान्य संरचना तो प्रोकैरियोट जैसा ही, ठीक है। तुमको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का जो डिफरेंस बताया हुआ है उसमें भी तो लिखा हुआ ही है। फिर जब 5 किंगडम सिस्टम बताया हो तभी तो समझाया हो गया ना। अब इनकी 3 कैटेगरी बनाते हैं हम लोग। तो यहां से देखिए, आर्की बैक्टीरिया, इसकी 3 कैटेगरी बनेगी। एक वो जो मीथेन बनाते हैं, मतलब मीथेन प्रोड्यूसिंग, एक है मीथेन प्रोड्यूसिंग, दूसरा है सॉल्ट लविंग, और तीसरा है हाई टेम्परेचर एंड एसिड लविंग। हाई टेम्परेचर एंड एसिड लविंग। हाई टेम्परेचर एंड एसिड लविंग। अब देखिए, इनको इसी के बेसिस पर नाम देना है। तो क्या करेंगे? मीथेन प्रोड्यूसिंग को क्या बोलेंगे? मिथानोजेंस। मिथानोजेंस।
सॉल्ट लविंग है, इसको बोलिए हेलोफिल्स। क्या बोलिए? हेलोफिल्स। और तीसरा है हाई टेम्परेचर एंड एसिड लविंग। तो एसिड को भी प्यार कर रहा है, एसिड को भी लाइक कर रहा है और टेम्परेचर को भी लाइक कर रहा है। इसको लिखेंगे थर्मो एसिडोफाइल्स। देखिए PHIL लगा हुआ है, इसको कहेंगे थर्मो एसिडोफाइल्स। यानी 3 कैटेगरी में बनेगा। आर्किबैक्टीरिया 3 कैटेगरी में बनेगा, मेथानोजेंस, हेलोफिल्स और थर्मो एसिडोफिल्स। ठीक है। अब नाम क्या बता रहा है? मिथानोजेंस। तो नीचे इसमें लिखो these are methane producing archaebacteria. पीछे लिखो they are methane producing archaebacteria clear है? यस सर, यस सर। present in या found in भी लिख सकते हैं। present in कहां कहां मिलेगा? in the rumen of cattle और कहां मिलेगा? मार्शी एरिया या फिर पैडी फील्ड्स। धान के खेतों में जब पानी लगा होता है तो वहां भी मिलता है पैडी फील्ड्स। तो इन रूमेन ऑफ कैटल्स में मिल जाएगा, मार्शी एरिया में मिल जाएगा, पैडी फील्ड्स में मिल जाएगा। ठीक है। और कहाँ मिलेगा? गोबर गैस प्लांट, बायोगैस गैस प्लांट, बायोगैस और गोबर गैस प्लांट में मिलेगा। जाहिर बात है ये वो कंडीशन है जहां पर ऑक्सीजन यूजुअली अवेलेबल नहीं रहता। तो इनकी जो आदत है वो ऑब्लिगेट एनारोबिक, दे आर ऑब्लिगेट एनारोब्स। दे आर ऑब्लिगेट एनारोब्स। सर मिथानोजन कैटल के ल्यूमेन में क्या करता है? अभी तो बताया था, सेलुलोज के सिंपलीफिकेशन में हेल्प करता है, उसके बाद ही सेलुलोज का डाइजेशन हो पाता है। सेलुलोज को जब तक सिंपलीफाई नहीं किया जाएगा तब तक उसका फर्दर डाइजेशन संभव नहीं है, क्योंकि एनिमल के पास सेलुलेज नाम का एंजाइम नहीं होता है। तो ये सेलुलोज को सिंपलीफाई कर देते हैं, फिर उसका बाद उसका फर्दर डाइजेशन पॉसिबल हो जाता है। इसका जो है एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल होगा मिथालोकोकस, एग्जाम्पल होगा मिथानोबैक्टीरियम, मिथानोकोकस और मिथानोबैक्टीरियम। यस सर। उसके बाद आ जाइए इसमें हेलोफिल्स में।
तो एग्जांपल लिखा लिया, उसके बाद आइए हेलोफाइल्स। हेलो मतलब क्या हुआ? साल्ट, और फिल मतलब एक्चुअली मतलब सॉल्ट लविंग है। नीचे लिखिए दे आर सॉल्ट लविंग। दे आर सॉल्ट लविंग आर्कीबैक्टीरिया। दे आर सॉल्ट लविंग आर्कीबैक्टीरिया। They are salt loving archaebacteria. एग्जाम्पल लिख लीजिए हेलोकोकस, हेलोकोकस और हेलोबैक्टर, हेलोबैक्टर या हेलोबैक्टीरियम भी लोग लिखते हैं उसको। ये नाम से ही पकड़ में आ जाता है, टेंशन नहीं है, किसी का नाम में टेंशन नहीं है। मिथानोकोकस, मिथानोजी, देखो मीथेन लगा हुआ, यहाँ हेलो लगा हुआ, तो समझ में नहीं आने का कोई कारण ही नहीं, आसानी से क्लियर। यस सर। ये क्या है? हेलोकोकस है और हेलोबैक्टर, या इसी को हेलोबैक्टीरियम भी लिखिए। देखिए तो, और ये हेटेरोट्रॉफ है, कीमो हेटेरोट्रॉफ या फोटो हेटेरोट्रॉफ। ये क्या है? हेटेरोट्रॉफिक है, हेटेरोट्रॉफिक है। इसके पहले जो ये था, ये मीथेन बनाता था, अपने लिए एनर्जी निकालता था, इसलिए ये कीमो ऑटोट्रॉफ था। ये वाला कौन? ये था कीमो ऑटोट्रॉफ। और ये कौन है? ये है हेटेरोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ। अभी आ जाओ तीसरा वाला, थर्मोएसिडोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स। देखिए थर्मोएसिडोफिल्स के बारे में, they grow in high temperature, या they live in high temperature and highly acidic environment. They grow in या live in high temperature and highly acidic environment around pH 2, around pH 2। ये भी केमो ऑटोट्रॉफ है, केमो ऑटोट्रॉफ। इसका एग्जांपल भी टेक्निक से पकड़ा जाएगा। कैसे? टेम्परेचर से पकड़िए। एक एग्जांपल है थर्मोप्लाज्मा, थर्मोप्लाज्मा। दूसरा एग्जांपल है थर्मोकोकस। एक और एग्जांपल दे रहा हूं, थर्मोप्रोटियस। 12th का सिलेबस में जब जाओगे तो बायोटेक्नोलॉजी में इस ऑर्गेनिज्म का नाम आएगा, थर्मोकोकस या थर्मस एक्वाटिकस। इसी ग्रुप का एक मेंबर है, मैं यहां पे लिख देता हूं, थर्मस एक्वाटिकस, एक्वाटिकस। यह एक आर्कीबैक्टीरिया है इसी ग्रुप का, मतलब थर्मोएसिडोफाइल ग्रुप का, जिससे हम लोग एक एंजाइम निकालते हैं, डीएनए पॉलीमरेज, और उसका नाम लिखते हैं सोर्स ऑफ टाक पॉलीमरेज। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखें, ई आया है यहाँ से और ये भी आया है यहाँ, कि इसके नाम का 2 अल्फाबेट इधर से, 1 अल्फाबेट इधर से लेके बनाया टाक पॉलीमरेज। एक्चुअल में ये डीएनए का पॉलीमराइजिंग एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज।
सामान्य ऑर्गेनिज्म उस टेम्परेचर पर जी भी नहीं सकता है, ये तो आराम से ग्रो करता है, वहां जीना नामुमकिन है दूसरों के लिए, ये आराम से मजे से वहां ग्रो करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो एंजाइम है वो इस टेम्परेचर पर काम कर सकता है। तो अगर हम इन एंजाइम को प्राप्त कर सकते हैं तो हमारे पास थर्मोस्टेबल एंजाइम आ जाएंगे, और हम जानते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन जनरली डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल हो जाता है, माने 2 गुना 3 गुना 4 गुना बढ़ता है। लेकिन हमारी सीमा ये होती है कि हाई टेम्परेचर पर एंजाइम काम नहीं करता है, और अगर हमारे पास एंजाइम काम करने वाला मिल जाए तो सोचो हम क्या जादू कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आई? तो इसका मतलब कि हम इस एंजाइम को डीएनए के पॉलीमराइजेशन के लिए यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं बताता हूं। एक टेक्निक है जिसका नाम है पीसीआर, आजकल बहुत चर्चा में है, आरटीपीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यही है यूज्ड इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यूज्ड इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देख लिया? यस सर। ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा क्या? बैक्टीरिया। हाँ जी, आर्की बैक्टीरिया। हाँ, खत्म कर दिया तुम लोग? समाप्त। समाप्त हो गया, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद क्या बचा? देखो का कल ही तो पढ़ाया हूँ, बैक्टीरिया में से बैक्टीरिया, अब सिर्फ साइनोबैक्टीरिया बचा। क्या बचा? साइनोबैक्टीरिया। चलो निकालो एनसीईआरटी का किताब, ज्यादा नहीं पढ़ना, ज्यादा पढ़ोगे तो पछताओ। काम पर पढ़ो, निकलो वहां। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि जिसका बारे में पढ़ रहे हैं उसका नाम है ब्लू ग्रीन एलगी। ब्लू ग्रीन एलगी क्या? साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एलगी या साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, ठीक है? शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं ब्लू ग्रीन एलगी को पीजी। ब्लू ग्रीन एलगी यानी साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया। अब देखिए ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है, कॉलोनियल भी हो सकता है, मल्टीसेलुलर, फिलामेंटस भी हो सकता है। मल्टीसेलुलर, फिलामेंटस